लोकसभा में फाइनेंस बिल 100 वोट से मंजूर। वजीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी के जवाब के बाद अबूरी बजट को दी गई मंजूरी। दूसरी तरफ अबूरी बजट पर राज्यसभा में आज भी बहस रहेगी जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूहानी पेशवा शरीर प्रभु आद के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब से करेंगे खिताब। यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो ने झोंकी पूरी ताकत। इंतखाबात से ऐन कबल बम धमाकों से फैल गया खौफ व हिरास। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की जंगबंदी की शराइत की मुस्तरद। कहा, गज़ा पर मुकम्मल फतह के अलावा कोई हल नहीं। रिजर्व बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का करेगा ऐलान। इस बार भी रेपो रेट में तब्दीली का नहीं है कोई इम्कान। बीजेपी पूरे मुल्क में किसानों की बात सुनने के लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा की करेगी शुरुआत। बीजेपी का किसान मोर्चा पहुंचेगा 2 लाख गांवों तक। बीजेपी सदर जेपी नड्डा 12 फरवरी को यात्रा की करेंगे शुरुआत। और पाकिस्तान को आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया से चैलेंज का सामना। जीतने वाली टीम भारत के साथ खेलेगी फाइनल मैच। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। ऐवान ने वजीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी के जवाब के बाद 100 वोट से इस बिल को मंजूरी दी। बहस का जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत बराए खजाना ने कहा कि इनकम टैक्स की शरह में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है। कर छूट के लिए जो स्टार्टअप को शुरू करने की तिथि को बढ़ाया गया, जो कि 31/3/2025 तक बढ़ा दिया गया है। आईएफएससी इकाइयों, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर कर लाभ को 31/3/2025 तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 1 करोड़ प्रत्यक्ष करदाताओं को राहत पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की 25,000 तक की एवं वित्तीय वर्ष 10-11 से 2014-15 तक की 10,000 रुपये की मांग को वापस लिया जाएगा। कि चुनावी वर्ष के बावजूद हमारी सरकार ने उपयुक्त प्रावधानों के अतिरिक्त और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए अंतरिम बजट के माध्यम से देश के विकास की प्राथमिकता दी है और 2047 के विकसित भारत की यात्रा में एक और पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया है। और आज की कार्रवाई के बारे में बात करते हुए आइन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके जरिए आंध्र प्रदेश में दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में तरमीम की जानी है। इसके अलावा उड़ीसा में दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में तरमीम के लिए आइन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 को भी बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव पानी से मुतालिक आलूदगी की रोकथाम और कंट्रोल तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। राज्यसभा इन तीनों बिलों को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दूसरी जानिब राज्यसभा में अबूरी बजट पर बहस आज भी जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में शुमाल मशरक़ी भारत की खुशहाली पर 4 रोज़ा सकाफती त्यौहार
विधाता का अमृत महोत्सव एक सकाफती ओडिसी का इफ्तिताह करेंगी। इस मौके पर शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की, सकाफत और सियाहत के मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। इस तकरीब का एहतमाम वज़ारत सकाफत और शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वज़ारत ने उद्यान उत्सव 2024 के तौर पर मुश्तरका तौर पर किया है। मेले का मकसद रिवायती दस्तकारी, हैंडलूम, ज़री मसनूआत के तबादले को फ़रोग़ देना और शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की करना है। मेले में 300 से ज़ायद बुनकर, कारीगर, किसान और कारोबारी अफराद शिरकत करेंगे। ये मेला रिवायती फ़नून, दस्तकारी और सकाफ़तों के इम्तिज़ाज का शुमाल मशरक़ी भारत के भरपूर तनवो को ज़ाहिर करेगा। सयाहों के लिए दाखिला मुफ्त होगा और वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेला देख सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सफ़ेद भारत मंडपम में शरील प्रभुपाद के 150वें यौम पैदाइश की याद में एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रूहानी गुरु शरील प्रभुपाद के ज़ात में एक यादगारी टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। आचार्य शरील ने गौड़िया मिशन कायम किया था। इसका मकसद वैष्णव फ़लसफ़े की तशहीर करना है। गौड़िया मिशन श्री चैत्या महाप्रभु की तालीमात को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हरे कृष्णा मुहिम दुनिया भर में वैष्णव फ़िरक़े के रूहानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फैलाने के लिए चलाई जा रही है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। एनडीए में वापस आने और दोबारा वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के बाद नीतीश और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से साथ थे वो दोबारा इकट्ठे हो गए हैं और वो कभी यहाँ और वहाँ नहीं जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड के लिए कल का दिन आईन हिंद के आर्टिकल 44 को मुल्क के आइन साजों की तवक्कात के मुताबिक मानी देने की सिमत में बहुत खास था। कल उत्तराखंड असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया। बुध का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत खास दिन था। रियासती असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को 2 दिन की बहस के बाद 100 वोट से मंजूर कर लिया। इसके साथ ही उत्तराखंड सबके लिए यकसा शहरी कानून नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत होगी। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून ख़वातीन की हिफाजत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत अहम होगा। उन्होंने कहा कि इंसाफ और मसावात के लिए बहनों और बेटियों को दहाइयों से जो इंतज़ार करना पड़ता था वो अब ख़त्म होने वाला है। सामान्य नागरिक संहिता, विवाह, भरण पोषण, गोल्ड लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देगा। प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो उसको प्रदान कराएगा, सारे भेदभाव को समाप्त करेगा और इस समान नागरिक संहिता के विभिन्न वर्गों में विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों को उनके साथ जो भेदभाव होते थे, जो अन्याय होता था, जो उनके साथ कुरीतियां जुड़ी हुई थी, उनको समाप्त करने में ये सहायक सिद्ध होगा। वज़ीर आला ने कहा कि आज तक हमारे अपने शहरियों के लिए यकसा कवानीन नाफिज न होने की वजह पिछली हुकूमतों की खुशामद की पॉलिसी रही है। बादइज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये खुशामद की नहीं बल्कि इत्मीनान की पॉलिसी है। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ऐवान में बिल की मंजूरी के बाद बीजेपी मेंबरान असेंबली ने खुशी का इजहार किया। इस बिल की मंजूरी के बाद रियासत में खवातीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। देवभूमि उत्तराखंड यूसीसी को नाफिज करने वाली आज़ादी के बाद मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। यकसा सिविल कोड को लागू करने के लिए वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में एक 5 रुकनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी को यकसा सिविल कोड पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तकरीबन 20 लाख तजावीज़ मौसूल हुई। इनमें से कमेटी ने तकरीबन 2.5 लाख लोगों से बराह रास्त मुलाकात की और इस मसले पर उनकी राय तलब की। आपको बताते चले
कि यकसा सिविल कोड का मतलब है कि पूरे मुल्क के लिए यकसा कानून के साथ साथ तमाम मजहबी बिरादरियों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने के कवानीन यकसा होंगे। आइन का आर्टिकल 44 तमाम शहरियों के लिए यकसा कवानीन के निफाज की बात करता है। आर्टिकल 44 आइन के पॉलिसी डायरेक्टिव अनासर में शामिल है। इस आर्टिकल का मकसद आइन में सेकुलर जमहूरिया के उसूल पर अमल करना है। आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान में तमाम शहरियों के लिए यकसा ज़ाब्ता फौजदारी तो है, लेकिन यकसा शहरी कानून नहीं है। यकसा सिविल कोड के नफाज के बाद जबकि तादाद अज़दवाज पर पाबंदी होगी, कानून बनने के बाद तमाम मजहब की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र यकसा हो जाएगी। इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई तारीखी फैसलों में हुकूमत से यकसा सिविल कोड को नाफिज करने का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। बीजेपी अब पूरे मुल्क के किसानों की बात सुनेगी। इसके लिए पार्टी 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करेगी। बीजेपी सदर JP नड्डा ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज करेंगे। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत गाय, ट्रैक्टर और हल की पूजा से होगी। इस यात्रा के तहत मुल्क के तकरीबन 2 लाख गांवों में मीटिंग करके किसानों की बात सुनी जाएगी। उनसे उनके मसाइल और ख्वाहिशात के बारे में पूछा जाएगा। किसानों से हासिल की गई तमाम मालूमात को बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में शामिल किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इससे किसानों के ख्यालात को इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। इसका मकसद किसानों की माशी सलाहियत को बढ़ाना और खित्तेवार किसानों के लिए पॉलिसियाँ बनाना है। और बीजेपी ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस मौजू पर बीजेपी किसान मोर्चा के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट राजकुमार चाहर से खुसूसी बातचीत की हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी गांव परिक्रमा अभियान शुरू करने जा रही है 12 फरवरी से। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं राजकुमार चाहर जी। क्या है ये पूरा अभियान, बताइए। देखिए, ग्राम परिक्रमा यात्रा, इसका सीधा अर्थ होता है कि गांव में जाना, पूरे गांव की परिक्रमा करना, मोदी सरकार की योजनाओं के पत्रक घर घर तक पहुंचाना। उसके बाद गांव में एक मजदूर और किसानों की चौपाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के लिए, गांव के हित के लिए जो कार्य किए हैं, इन 10 वर्षों के अंदर जो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, उनके बारे में किसानों से चर्चा करना। इस अवसर पर गांव में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान, जो शहीद परिवार है उनका सम्मान, और जो प्राकृतिक खेती करने का काम जो किसान कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का काम करना, क्योंकि प्राकृतिक खेती ये समय की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री JP नड्डा जी ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान का शुभारंभ करेंगे मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, जिसे अब शुक्र तीर्थ भी बोलते हैं। वहां एक बड़ी विशाल जनसभा होगी मजदूर और किसानों की। उस सभा में ये अभियान का शुरुआत होने वाली है। ये अभियान 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलने वाला है। हम लगभग 2 लाख गांव में पूरे देश भर में जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए भी अलग जगाएंगे, श्री अन्न भी अपनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी की नजरें हैं, NDA के सहयोगी लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में नीतीश की वापसी हो गई, JDU साथ आ गया, TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है। तो अब क्या ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ा चेहरा रालोद के जो जयंत थे उनसे बात हो रही है, तो आप लोग क्या उस पर कहें? देखिए, विपक्ष पर न तो कोई योजना है, न कोई उनके पास नीति है, न उनके पास कोई नेता है। और आज विपक्ष के लोग आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख के, राष्ट्रवाद को देख के, और मोदी जी ने जो नेशन फर्स्ट ये जो कहा है, और सबका साथ सबका विकास, तो इसको अन्य दल के नेता जो किसी भी गठबंधन में हो सकते हैं, अगर वो उसको मानते हैं, मोदी जी का नेतृत्व मान रहे हैं, तो अच्छी बात है। आए, सब आए, सबका स्वागत है। राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। कह रहे हैं जयंत का स्वागत। नहीं, मेरा देखिए, मैं केवल जयंत जी की बात नहीं कर रहा। जो भी है, जो आना चाहिए वो आए, पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। और ये विषय पार्टी के नेतृत्व का है, वो किसके साथ, कौन उनके साथ जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, क्या है, तो इसमें मुझे कोई टिप्पणी करने का मुझे अधिकार भी नहीं है। धन्यवाद। राजकुमार चाहर बता रहे थे कि ग्राम परिक्रमा यात्रा बीजेपी शुरू करने जा रही है 12 फरवरी से। कैमरामैन RK के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। नाज़रीन, आपको एक नहायत अहम खबर बता दें कि मोदी हुकूमत पिछली UPA हुकूमत के दौरान इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में तफसीली मालूमात के लिए पार्लियामेंट में वाइट पेपर लाने जा रही है। ख़तास अबियज़ में 2014 से पहले की भारतीय मईशत की हालत का तफसील से जिक्र किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि मोदी हुकूमत ये कहती रही है कि 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस की क़यादत वाली पहली UPA हुकूमत की गलत फहमी और पॉलिसी की वजह से मईशत की हालत बहुत ख़राब थी। मोदी सरकार ने पहले गड्ढे भरने का काम किया और अब मुल्क की मईशत तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है। दरअसल पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के बजट इजलास में भी एक दिन की तौसी कर दी गई है। इसका ऐलान कल ही कर दिया गया था। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए के साथ इत्तेहाद के बारे में कयास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। इस मौजू पर आरएलडी के कौमी तर्जुमान पवन आगरी ने कहा है कि उनके सियासी कद को देखते हुए कई पार्टियां उन्हें इत्तेहाद की दावत दे रही हैं। हम फैसला करेंगे कि हम किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। हम इस जमात के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे जो आवाम और किसानों के मफाद में और हमारे मुतालबात पर मुत्तफिक हो। भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का ऐलान करेगा। रेपो रेट को लगातार छठी बार 6.5 पर बरकरार रखने का इम्कान है। अगर आरबीआई ने आने वाली पॉलिसी में सारी शराइत बरकरार रखी तो ये रेपो रेट को 6.5% पर मुस्तकम रखने का 1 साल मुकम्मल कर लेगा। मरकजी बैंक ने आखिरी बार 8 फरवरी को 2023 को रेपो रेट में 25 बेस पॉइंट्स का इजाफा करके 6.5% किया था। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के अबूरी बजट के ऐलान के बाद ये पहली मीटिंग है। गैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान में आज आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम अगले 5 साल के लिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी। मुल्क में ऐसे वक्त ये इंतखाबात हो रहे हैं जब आवाम आसमान छूती महंगाई से नबरदाज़मा है। इसके साथ साथ यहाँ के लोग कई मुआशी और सियासी बहरान और दहशत गर्दाना हमलों के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान के इंतखाबात पर पेश है तफसीली रिपोर्ट। पाकिस्तान में बार बार जमहूरियत का गला घोंटा गया है। ऐसे में पाकिस्तान में आज आम इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान की आवाम आइंदा 5 बरसों के लिए अपने मुस्तकबिल को तय करेगी। मुल्क में इंतखाबात तब हो रहे हैं जब लोग आसमान छूती महंगाई से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोग कई माशी और सियासी बहरान के साथ दहशतगर्दाना हमलों के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इन इंतखाबात में मुल्क के 18 से 23 साल की उम्र के तकरीबन 2.25 करोड़ नौजवान पहली बार वोटिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये नौजवान तबका ख़ास तौर पर सियासी पार्टियों के वादों को महज इंतखाबी जुमले मान रहा है और उसका कहना है कि इंतखाबी नतायज से उनके मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बदलने वाला है। नई हुकूमत का भी चोर डाकू ही आएंगे दोबारा से, ठीक है, अपनी जेबें भरेंगे, बस यही कर सकते हैं। वो आवाम के लिए फ़ायदा नहीं, नौजवानों के लिए फ़ायदा नहीं, ना नौकरियां देते हैं, सिर्फ लारे पे रखते हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान के इन इंतखाबात की तो वहाँ 2 ऐवान वाला पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें नेशनल असेंबली के ज़्यादातर अरकान को लोगों के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं। 266 का फैसला वोटिंग के दिन बराह रास्त वोटिंग के ज़रिए किया जाता है, जबकि 70 सीटें मखसूस हैं। वहीं 60 सीटें ख़वातीन और 10 सीटें गैर मुस्लिमों के लिए रिजर्व हैं। पंजाब सूबे में सबसे ज़्यादा 141 सीटें, सिंध में 75, खैबर पख्तूनख्वा में 55, बलूचिस्तान में 20 और इस्लामाबाद में 3 सीटें हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल 12.85 करोड़ वोटर हैं जो मुल्क की कुल आबादी का आधे से ज़्यादा हैं। इसमें 6.9 करोड़ मर्द जबकि 5.9 करोड़ ख़वातीन वोटर्स हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स में भी 44% 35 साल से कम की उम्र के हैं। 2018 के बाद से मुल्क में 2.25 करोड़ वोटर बढ़ गए हैं, जिसमें 1.25 करोड़ खवातीन हैं। 2018 के आम इंतखाबात में 52% लोगों ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया था। इन सब के दरमियान वोटर एक ऐसी हुकूमत के हक में वोटिंग करना चाह रहे हैं जो आवाम के लिए ईमानदारी से काम करे और बेलगाम महंगाई को कम कर सके। मैं चाहूँगी मैं कोई ऐसी पार्टी को वोट दूँ जो ईमानदार हो, जो ईमानदारी से अपने जो है फ़राइज़ को अंजाम दे। इन इंतखाबात में 5121 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 4806 मर्द, 312 खवातीन और 2 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं। वहीं
इंतखाबात लड़ने वाली अहम पार्टियों में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जबकि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को इंतखाबी कमीशन ने फ्रीज कर दिया है। इस वजह से पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए कुल 90,582 पोलिंग मराकिज बनाए गए हैं। इन पोलिंग मराकिज में सबसे ज्यादा हसास पोलिंग मराकिज तकरीबन 17,500, हसास पोलिंग मराकिज 32,508 और आम पोलिंग मराकिज तकरीबन 42,500 हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात होते हैं। जानकारी के मुताबिक आज होने वाले इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान में आज आम इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इससे कबल सूबे बलूचिस्तान में हुए बम धमाकों में कम से कम 28 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं, जिससे खौफ और रास का माहौल पैदा हो गया है। पहला धमाका सूबे बलूचिस्तान के इलाके पशीन में आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर हुआ, जबकि दूसरा धमाका किला सैफुल्लाह ज़िले में जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल के दफ्तर के बाहर हुआ। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की जंगबंदी की शराइत को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल को चंद माह में गज़ा में मुकम्मल फतह हासिल होगी। हमास ने इसराइल के साथ जंगबंदी की तजवीज़ पर कई मुतालबात किए, जिन पर नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ मज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहे हैं और अब वो अजीब शराइत आयद कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिलाखिर इस जंग को मुकम्मल तौर पर जीतने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। उनका कहना था कि अगर हमास गज़ा में बाकी रहता है तो वो कुछ ही वक्त के बाद फिर कत्लेआम करेगा। दूसरी जानिब हमास के एक सीनियर एहलकार ने कहा है कि जंगबंदी की तजवीज़ पर नेतन्याहू के बयान से ज़ाहिर होता है कि वो खत्ते में तनाज़े को बढ़ाना चाहते हैं। ताहम हमास हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। और नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का जायजा। नजर डालते हैं आज के उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये उत्तराखंड से है। यकसा सिविल कोड को सौती वोट से मंजूरी, उत्तराखंड ने रकम की तारीख। वज़ीर आज़म मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा, पुष्कर सिंह धामी का बयान। अगली खबर भी सहारा से, और ये लोकसभा इलेक्शन से मुतालिक है। लोकसभा इलेक्शन में 40 सीटें तो लाए कांग्रेस, वज़ीर आज़म मोदी का अपोजिशन पर तंज। अपनी 90 मिनट की तकरीर में नेहरू, राहुल ओबीसी, SC ST रिजर्वेशन और PSU समेत कई इश्यूज़ पर की बात। तीसरी सुर्खी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को अदालत का समन जारी हुआ है। एक्साइज ड्यूटी मामले में 17 फरवरी को पेश होने की हिदायत जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इनकलाब से अगली सुर्खी, एक सदी का सफ़र किसी के लिए भी आसान नहीं होता। IP कॉलेज के 100वें यौम तासीस के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का तलबा से खिताब। अगली खबर भी ले रहे हैं इनकलाब से, और ये मुफ्ती सलमान अज़हरी से मुताल्लिक़ है। मुफ्ती सलमान अज़हरी को एक मामले में ज़मानत मिल गई है, मगर दूसरे में ज़ेरे हिरासत। इसके बाद की जो खबरें हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, मुफ्त ग़िज़ाई स्कीम के तसलसल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। राज्यसभा में वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ते इफ़लास से निकलने वाले लोगों को संभालना ज़रूरी है। उसके बाद की जो सुर्खी वो भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग आज हो रही है, और इलेक्शन से ठीक पहले धमाकों से दहल गया बलूचिस्तान। 27 अफराद हलाक, 40 के करीब ज़ख्मी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हमारा समाज से अगली सुर्खी, RLD चीफ जयंत चौधरी होंगे NDA में शामिल, और अब उत्तर प्रदेश में भी लगने जा रहा है इंडी इत्तेहाद को झटका। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद की खबर की तरफ रुख करते हैं। हमारा समाज से, इंतखाबात से कबल तमाम टोल बूथों पर सैटेलाइट पर मबनी अदायगी का निज़ाम, नितिन गडकरी का बयान। और इसके बाद की खबर,
अब खेल के मैदान से खेल की खबरों में जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में दुनिया भर के नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं। बुमराह टेस्ट रैंकिंग में टॉप करने वाले पहले हिंदुस्तानी तेज़ गेंदबाज हैं। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। ये टेस्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ का हिस्सा था। इससे कबल सिर्फ 3 हिंदुस्तानी स्पिनर्स ने यह कारनामा अंजाम दिया था। टेस्ट रैंकिंग में हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर्स में कपिल देव दूसरे और जहीर खान तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने रहेंगे। रमा वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की कारकर्दगी शानदार रही है। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में 4 में से 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गया और अपने ग्रुप में सरफहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान टीम ग्रुप राउंड के अपने तमाम मैचेस जीतकर लास्ट 4 में पहुंच गया है। ऐसे में दोनों टीमों के दरमियान आज एक दिलचस्प मैच की उम्मीद है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।